Q equal to Ne. Q means charge, N means number of electron, and E means चार्ज ऑक्यूपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम कल भी बताए थे कि Q इक्वल टू एन, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है उसको Q से डिनोट किया गया है, और यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इस दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग चार्ज के नाम से जानते हैं। क्लास 9 में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चाहे वह प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पे सेम चार्ज ऑक्यूपाइड होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि दोनों का प्रॉपर्टीज या हम कह सकते हैं कि साइन दोनों का चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो ऑक्यूपाइड होता है वह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम रहता है, और इसका नेचर निगेटिव रहता है। अब इस पे हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं, न्यूमेरिकल डील कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। दैट मीन्स कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसका मीन्स दिया क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो तरीका है कि पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या डेराइव्ड करना है, और उसके बाद देखेंगे दोनों से रिलेटेड फॉर्मूला। जैसे यहाँ हमें दिया हुआ है Q इक्वल टू 1 कूलम। अब दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। निकालना है हमको N इक्वल टू व्हाट, N क्या होगा। तो चलो हम फॉर्मूला से चलते हैं, जो फॉर्मूला भी बताया गया है, Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई, दिस इम्प्लाई दैट N इक्वल टू Q बाय E। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय E। तो N इक्वल टू हो गया Q बाय E। दिस इम्प्लाई दैट N इक्वल टू, तो Q का वैल्यू है 1 कूलम्ब बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब कूलम्ब कैंसिल हो गया। अब यह पावर जब -10 पर पावर -19 डिनोमिनेटर में है, जब यह न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 19 बाय 1.6। अब हम इसका पॉइंट उड़ाते हैं, इंटू 10, यह आ गया 10 बाय 16 इंटू 10 पर पावर 19, 2 5 जा 2 8 जा, 5 बाय 8 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको हम डेसिमल डिवाइड देंगे, डेसिमल का डिवाइड तुम लोगों को आता ही होगा। तो 8 बाय 5 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर -19। अभी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए लिखा जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब यह पावर 18 इसलिए हुआ है क्योंकि यह पॉइंट 1 डिजिट क्या गया है, राइट गया है। जब डेसिमल 1 डिजिट राइट जाएगा तो पावर 1 माइनस हो जाएगा, यानी जितना डिजिट डेसिमल राइट जाएगा उतना ही पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n इक्वल टू हो गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, तो 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े होंगे। हमको लगता है क्लास 8 में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में दिया हुआ है, यानी मेटल एंड मेटल अगर पढ़े होंगे तो इसमें दिया गया है। व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर है क्या। तो सिंपली डिफाइन हम लोग कंडक्टर का जानते हैं, द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसको हम कंडक्टर कहते हैं। एंड द मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का अपोज करेगा, या कह सकते हैं कि द मटेरियल which doesn't conduct electricity is called insulator। यानी कंडक्टर वो मटेरियल है जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, और इंसुलेटर वो मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करेगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो नहीं करेगा। ये भी हम लोग जानते हैं कि ऑल मेटल्स, एक्सेप्शन में आ गया तुम्हारा लेड, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटल्स जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है, क्या रीजन है कि मेटल जो है यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल जो है यह इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो ये जानने से पहले हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी का डिफाइन होता है द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब चार्ज की जब हम चर्चा करते हैं तो चार्ज जब फ्लो होता है तो चार्ज किस टर्म में फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है। तो चार्ज के बारे में जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिराइव किया गया था तो उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो सिंपली उस समय बता दिया गया था कि चार्ज फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, तो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। उस समय ये जानकारी नहीं थी कि फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, प्रोटॉन फ्लो करता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसलिए उस समय इसका डायरेक्शन भी दे दिया गया था पॉजिटिव टू निगेटिव, जो अभी तक पॉजिटिव टू निगेटिव ही लिया जाता है एज कन्वेंशनल। अब आ रहा है कि यह चार्ज कहां से आता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एटम के बारे में कि एटम में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वह रिवॉल्व करते रहता है। जस्ट लाइक ये हो गया हमारा एटम। इस ढंग से रहता है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर यह हमारा एटम है तो पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में रहता है, पॉजिटिव चार्ज तो ट्रांसफर हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो इसका मीन्स है एटम ये हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ट्रांसफर हो क्या सकता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो, एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, जो आ जाए निकल जाए, जो भी होगा वह उसके आउटर ऑर्बिट में ही होता है। जितना भी मेटल होता है उस मेटल के आउटर ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और नॉन मेटल के आउटर ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 को छोड़कर 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात हम यह भी जानते हैं कि एटम जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट एटम नहीं पाया जाता है। इनर्ट गैस को अगर हम छोड़ दें तो किसी का भी इंडिपेंडेंट एटम नहीं पाया जाता है। एटम किस टर्म में पाया जाता है, तो जितना भी नॉन मेटल होता है उसका एटम मॉलिक्यूल के टर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करके वह मॉलिक्यूल बना लेता है। जबकि मेटल जो है यह ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अब जैसे ये हमारा दिया गया मेटल है, जो यह मेटल जो हमारा है यह मैग्नीशियम का है। अब इसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। जो ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसका आउटर ऑर्बिट खत्म हो जाएगा। अब यह जो तुम्हारा बचा है यह बच गया आयन, यह मैग्नीशियम आयन हो गया जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी कहने का मीन्स है कि हमारे मेटल का जो एटम होता है वह आयन के टर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब आयन के टर्म में एग्जिस्ट किया तो जैसे यह 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो यह 2 इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन यही हमारे मेटल में मूव कर रहा है। अब जैसे मैग्नीशियम का ले लिए बड़ा कोई टुकड़ा, इमेजिन कर लिए कि यह हमारा मैग्नीशियम का टुकड़ा है, तो इसमें जगह जगह उसका आयन होगा। मान लीजिए यहाँ आयन है, यहाँ आयन है, यहाँ आयन है,
सब जगह आयन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आयन एग्जिस्ट कर रहा है, साथ ही साथ इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, इसी बीच में एग्जिस्ट करते रहेगा कहीं कहीं, जो रेंडमली मोशन करते रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम मेटल है या कोई भी मेटल है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और यह फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होता है हमारे कंडक्टर में। नहीं, कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फाउंड इन कंडक्टर। अब इंसुलेटर में क्या होता है, ये तो कंडक्टर की बात हो गई, तो हम कहेंगे जिस ढंग से मेटल बनाता है पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, इंसुलेटर में क्या होगा। तो जब हम इंसुलेटर की ओर आते हैं तो मान लेते हैं हम कोई इंसुलेटर ले लिए क्लोरीन का, तो क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यह 7 इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर नहीं सकता है। इसका रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम रिलीज करता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन अगर गेन भी करता है तो फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी गेन करता है, और हर एक एटम की एक पावर होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन वह ट्रांसफर कर सकता है। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि जैसे किसी श्रमिक का भोजन है 15 रोटी डेली वह खाता है, तो उसको 15 के जगह 16 दे दिया जाएगा तो खा लेगा, 17 दे दिया जाएगा खा लेगा, 12-13 दे दिया जाएगा खा लेगा। अब ऐसा होगा कि उसको 15 के जगह 3 रोटी हम दे देंगे तो वो उसको खा तो लेगा, लेकिन उससे उसकी एक्टिविटी जो वह करता है उसका रिक्वायरमेंट उससे पूरा नहीं होगा। उसी तरह से जब क्लोरीन मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो इससे एनर्जी निकल गया। अब इसमें इतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा कि यह एटम ही अनस्टेबल हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया यानी एटम का स्टेबिलिटी ही लूज कर देगा। एटम स्टेबिलिटी लूज कर दिया फिर एटम ही नहीं है तो फिर वो की बात ही नहीं होगी। मैक्सिमम कोई भी एटम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तक या तो गेन करेगा या लूज करेगा, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर मोर देन 3 होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन लूज करता नहीं है। जब भी यह करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जो ही यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन यह एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के टर्म में। मॉलिक्यूल के टर्म में यह कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के कारण भी इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, यानी नॉन मेटल में किसी भी कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। और यही कारण है कि यह इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीका से या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो अब हम लोग ये समझ गए होंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। मेटल अगर गुड कंडक्टर है तो क्यों है, इंसुलेटर अगर बैड कंडक्टर है तो क्यों है। जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन वह उतना ही गुड कंडक्टर होगा। अब नॉन मेटल में भी होता है, कार्बन जैसे हो गया हमारा एक्सेप्शन। कार्बन में जो ग्रेफाइट उसका होता है तो ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्यों, तो ग्रेफाइट का जो उसका स्ट्रक्चर इस ढंग से बना हुआ रहता है कि उसका जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में पाया जाता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है मूव करने के लिए। इसी के कारण उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर देता है। जबकि डायमंड में 4 का 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसमें भी वही रीजन है। यानी कहने का मीनिंग है जिस भी सबस्टेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जिस भी सबस्टेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअली क्या, इलेक्ट्रिसिटी तो कोई सबस्टेंस है नहीं जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। यह एक एनर्जी है, यह एक एनर्जी है। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज।
कंटिन्यू फ्लो करते रहता चार्ज। तो जब हम जनरल स्टेट में हम रखे हुए हैं, मान लीजिए ये वायर है कॉपर का वायर है, अभी इसमें हम नहीं जोड़े हैं, क्या चीज, वायर नहीं जोड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं डाले हैं, तो क्या इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है? नहीं, चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, या फ्री इलेक्ट्रॉन तो रेंडम मोशन करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, रेंडम मोशन करता है जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है। बट एक चीज फिक्स रहता है कि नेट जो फ्लो होता है चार्ज का वह 0 होता है। जितना इलेक्ट्रॉन ईस्ट टू वेस्ट जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन वेस्ट टू ईस्ट आता है, जितना नॉर्थ टू साउथ जाएगा उतना ही साउथ टू नॉर्थ आता है। यानी हम कह सकते हैं चार्ज फ्लो करता है बट नेट चार्ज फ्लो नहीं होता, यानी किसी भी फिक्स डायरेक्शन में कोई चार्ज नहीं फ्लो होता। अब 3 इलेक्ट्रॉन इधर से चला, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से चला, दोनों कैंसिल कर दिया, 3 ऊपर से चला, 3 नीचे से चला, दोनों कैंसिल कर दिया, तो नेट तो फ्लो हुआ नहीं चार्ज। इसलिए इसमें अभी करंट शो नहीं कर रहा है, नहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है बट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है। अब इसको जब हम वायर से जोड़ देते हैं, वायर से कनेक्ट कर दिए, जो ही वायर से कनेक्ट कर दिया गया तो पॉजिटिव से निगेटिव यानी इस डायरेक्शन में, अब जो ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको एक दे दिया गया एनर्जी, उसमें अब एनर्जी ज्यादा आ गया। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि एक रस्साकसी का खेल हो रहा है जिसमें 3 बच्चा 2 क्लास का, सेम वेट का, सेम पावर का 3 बच्चा एक साइड है और 3 बच्चा एक साइड है। तो दोनों जब रस्साकसी एक दूसरे की ओर खींचेगा तो ना वो खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, जो जनरल स्टेट है तो उस समय किधर भी फ्लो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता है। अब हम क्या किए कि इस डायरेक्शन में जो 3 बच्चा है इसको 2 क्लास का हटा के इसमें दिए 10 क्लास के हटकर, तो ऑटोमेटिक है अब 10 क्लास वाला जो स्टूडेंट आ गया है इसमें पावर ज्यादा है। अब जो भैया रस्साकसी करेगा तो क्या करेगा, इसको खींच लेगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो ठीक वही चीज होता है कि अब जो इधर से ए से बी की ओर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा पावर हो गया। अब यह ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन चला, यहां से यह ए से बी की ओर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है बी से ए की ओर, इसके पास पावर मान लो है 8 जूल, किसके पास पावर है 2 जूल के। जब ये दोनों टकराएगा, यहाँ आया टकरा गया, जो ही टकराएगा तो यह 8 जूल वाला 2 जूल को रोक देगा। हाँ, इस रोकने में इसका 2 जूल एनर्जी लेस होगा और रोक के आगे निकल जाएगा, और जब यह आगे निकलेगा ए से बी वाला तो इसके पास नेट 6 जूल का एनर्जी बचा हुआ रह जाएगा। क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है इसलिए यह अपोजिट साइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक के खुद आगे बढ़ जाता है, और एक टाइम ऐसा फाइनली आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन ए पर है वह इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां पहुंच जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा। इसका मीन्स अब नेट चार्ज का फ्लो हो रहा है, बी वाला इलेक्ट्रॉन ए तक नहीं पहुंचेगा लेकिन ए का इलेक्ट्रॉन बी तक पहुंच गया, यानी इस डायरेक्शन का टोटल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते बी की तरफ पहुंचने लगेगा, और बी से जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन यह बीच में ही रुक जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस में जाकर। इस ढंग से चार्ज का फ्लो होना शुरू हो गया। अब जब हम वायर से कनेक्ट किए तब इसमें चार्ज का फ्लो होना शुरू हो गया, यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक में हमने बताया कि कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता क्यों है, क्या रीजन है, कैसे करता है, इसके बारे में हमने बता दिया है।